एक आयोग और है जिसकी भी जिक्र करना यहाँ पे उपयुक्त समझते हैं, जिसमें कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की सिफारिश पर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। सन 1968 में 1968 में उन्होंने त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया, परंतु इसे धरातल पे लागू नहीं किया गया। उसमें भी बातें स्वीकार की गई कि इस माध्यमिक स्तर के बच्चों को या स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से 3 भाषाओं का अध्ययन कराया गया, ये बातें कही गई। लेकिन इसको वहाँ पे धरातल पे नहीं लाया जा सका, उसको कार्य व्यवहार में नहीं लाया जा सका। क्यों नहीं लाया जा सका? क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इसका विरोध हुआ, कुछ राज्य विशेष इसका पालन करना नहीं चाहते थे, ये नहीं सीखना चाहते थे, तो उन्होंने इसका प्रबल विरोध किया, तो इसके कारण वो धरातल पे नहीं गया। अब हम लोग देख लेंगे कि त्रिभाषा सूत्र में हमने पहले भी देखा, फिर एक बार देख लेते हैं कि त्रिभाषा सूत्र में क्या क्या चीज़ें आएंगी। त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा आती है ना, सबसे पहली बात मातृभाषा पहला स्थान, या इसी को हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, या इसी को हम और नाम से भी कह सकते हैं। तो ये मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी पहली भाषा। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में, अर्थात जहाँ की मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषी राज्यों में यह एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होगी। एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा है अंग्रेजी, तो ज़्यादातर लोग अन्य आधुनिक भारतीय भाषा में अंग्रेजी को ले लें, तो अंग्रेजी होगी। और जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, यानी जहाँ पे हिंदी को नहीं बोला जाता, नहीं समझा जाता, या जहाँ की मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा हिंदी नहीं है, तो ऐसे राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी, हिंदी या अंग्रेजी होगी। यहाँ पे विकल्प दे दिया गया है हिंदी या अंग्रेजी, ऐसे राज्यों में होगी। तो जो विकल्प दे दिया गया है, तो चूंकि दक्षिण के राज्य विशेष करके वो हिंदी को नहीं पढ़ना चाहते थे, तो उन्होंने विकल्प रूप में अंग्रेजी को लिया। यही बातें अगर वहाँ पे रखी जाती कि नहीं कि हिंदी होगा, विकल्प नहीं होता, तो शायद स्थिति कुछ दूसरी होती, लेकिन आयोग ने वहाँ पे बातें ऐसी करी। तो ये दूसरी भाषा के अंदर। तीसरी भाषा में क्या आ जाएगा? तीसरी भाषा में हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी, यानी जहाँ पे हिंदी भाषा जिसकी मातृभाषा है वहाँ पे अंग्रेजी होगी, या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, महाराष्ट्री, मराठी, है ना। तो ये भाषाओं में से कोई एक भाषा को अन्य आधुनिक भारतीय भाषा में गिना जाता है। तो गैर हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होगी। तो इस तरीके से त्रिभाषा सूत्र में इन भाषाओं को रखा गया। अब हम लोग देखते हैं त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता, है ना, क्यों आवश्यकता पड़ी त्रिभाषा सूत्र की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो इसके अनुसार भाषा सीखना बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है, और इसका प्राथमिक उद्देश्य है बहुउद्देशीयता। बहुउद्देशीयता का मतलब होता है जिससे बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति हो, और राष्ट्रीय सद्भाव, नेशनल हार्मनी, राष्ट्रीय सद्भाव को भी इससे अर्जित किया जाए, को बढ़ावा देना है, का विकास करना है। तो त्रिभाषा सूत्र का जो उद्देश्य है वह हिंदी भाषी राज्यों, है ना, हिंदी व हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के रूप में जो हिंदी है और जहाँ की भाषा हिंदी है, वहाँ अंतर को समाप्त किया जाए। यानी जहाँ पे मातृभाषा हिंदी है, जहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है, वहाँ पे भाषा को लेकर के जो अंतर है, जो भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं को समाप्त करना ही इसकी आवश्यकता थी, या इस सूत्र को लाने की जरूरत पड़ी कि जो अंतर है वो अंतर समाप्त हो जाए। इसके अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल था। इसके अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन क्या है, शामिल था। और हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी
और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा, यानी जितनी भी दक्षिण की भाषाएं हमने जिसका नाम लिया उनमें से कोई एक भाषा लेना चाहिए जो हिंदी भाषी राज्य है। दूसरा, गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्या क्या करना है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा का क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा का क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी भाषा का क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के साथ अध्ययन किया जाना शामिल, यानी हिंदी का जो मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी उसके साथ हिंदी का भी अध्ययन किया जाना। तो ये दो उद्देश्य इसका था, ये दो आवश्यकताएं थी तो भाषा सूत्र को लाने, तो जिससे जो अंतर है भाषा को लेकर के अलग अलग राज्यों में, वो अंतर को समाप्त किया जाए, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी भाषा सूत्र। ठीक है, अब बातें हम लोगों ने अभी तक क्या किया, तो भाषा सूत्र आखिर है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी इसको हम लागू करने की, तो उसको भी हमने बताया कि जो भाषा का अंतर है क्षेत्र राज्य को लेकर के, उस अंतर को समाप्त करना है। यानी जहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है वहाँ के लोग हिंदी समझें, और जहाँ की मातृभाषा हिंदी है वहाँ के लोग दक्षिण की भाषाओं को भी सीखें। तो इस तरीके से जो अंतर है, जो गैप है, वह खत्म हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। अब बातें तो की गई कि इसको इस तरह से करने से अंतर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन बात जब आई तो उसके सामने काफ़ी चुनौतियां भी आई, काफ़ी चैलेंजेस भी आए। वो चुनौतियां क्या हैं? विशेष करके अगर हम देखें तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे इसका काफ़ी विरोध हुआ, और जिसके कारण वहाँ पे लागू नहीं किया जा सका। तो दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का विरोध बहुत अधिक हुआ। यह स्वतंत्रता के पहले से ही प्रारंभ हो गया था, आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के पहले से ही बातें प्रारंभ हो गई थी। और वर्ष 1937 में एक प्रांतीय चुनाव हुआ था वहाँ पे, और प्रांतीय चुनाव में मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, और शासन की बागडोर श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आप सुने होंगे, उनके हाथ में आया, और उन्होंने राज्य में हिंदी क्षेत्र की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कोशिश की, प्रयास किए, और अपने विचार व्यक्त किए, अपने विचार भी इसके बारे में बताए, जिसका परिणाम यह होगा कि अप्रैल 1938 में मद्रास प्रेसिडेंसी में ही लगभग 125 माध्यमिक स्कूलों में, कितने 125 माध्यमिक स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के तौर पर लागू कर दिया गया है ना। 125 माध्यमिक स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य तौर पर लागू कर दिया गया। ये कब लागू किया गया? अप्रैल 1938 में। अब जब लागू कर दिया गया तो क्या हुआ कि लोग इसको चाहते नहीं थे, तो तमिलों में इस निर्णय के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया आई और दिखी भी, और जल्द ही इसका विरोध एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। इतना विरोध हुआ कि वह एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। वहाँ कोई भी लोग चाहते नहीं थे कि हम हिंदी पढ़ें, हिंदी सीखें, हिंदी जानें। तो अन्नादुरई ने इस आंदोलन को अपनी राजनीतिक पहचान बनाई और राजनीतिक पहचान स्थापित करने के उपकरण के रूप में इसको देखा। और यह आंदोलन लगभग अगर हम देखें तो 2 वर्ष तक चला। 2 वर्ष तक चला, जब तक इसको अनिवार्यता को खत्म नहीं कर दिया गया। तो ब्रिटिश शासन ने हिंदी की अनिवार्यता को फिर क्या किया? समाप्त कर दिया कि हिंदी अनिवार्य नहीं है, विकल्प है, जो पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। तो चूंकि कोई नहीं चाहता था तो कोई इस भाषा को नहीं लिया। तो वर्ष 1939 में राजगोपालाचारी की सरकार को त्यागपत्र भी देना पड़ा, और फिर ब्रिटिश शासन ने सरकार के फैसले को वापस लेते हुए हिंदी की अनिवार्यता को क्या किया? समाप्त कर दिया।
और यहीं से हिंदी विरोधी राजनीति का प्रारंभ भी हो गया। यहीं से हिंदी विरोधी राजनीति का भी प्रारंभ हो गया। कब से? 1939 से। तमिलनाडु के लिए एक ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। क्या बन गया? एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। और इस विरोध के परिणाम स्वरूप राजनीतिक दल, जिसको डीएमके हम बोलते हैं आज, या द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, तमिलनाडु की सत्ता हासिल करने में कामयाब भी हो गई। और इसी के साथ हिंदी विरोध दक्षिण खास करके तमिलनाडु की राजनीति में एक आवश्यक उपकरण बन गया, एक आवश्यक टूल्स बन गया, जो आज भी कुछ न कुछ उसी रूप में शामिल है। आज भी वह चीज़ें कायम हैं वहाँ। ये तो दक्षिण भारतीय राज्यों की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर भारतीय हिंदी भाषी राज्यों के बारे में। अब यहाँ पे दक्षिण भारतीय राज्य तो हिंदी नहीं पढ़ना चाहते थे। हिंदी भाषा की विरोध का अवसर देने के लिए काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो ये उत्तर भारतीय भी जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि ये नहीं चाहते कि उनकी भाषा दक्षिणी भाषा को हम पढ़ें। तो लोग कहते हैं जब ये नहीं पढ़ेंगे तो हम क्यों पढ़ें, है ना। तो एक ये भी कारण है। तो उत्तर भारतीय राज्य भी कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदार है। लोगों को दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति काफ़ी उदासीन रवैया था, लोग उसको नहीं पढ़ना चाहते। ठीक ये बातें भी निकल कर गई। दूसरा, हिंदी भाषा की स्वैच्छिक शिक्षा को कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया, यानी अनिवार्यता को तो खत्म किया, लेकिन जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, यानी उसकी स्वैच्छिकता को कभी प्रतिबंधित नहीं किया गया। और जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं, उन सीबीएसई के स्कूलों की संख्या में पिछले अगर हम देखें तो 1 दशक में काफ़ी वृद्धि हुई। और जहाँ पर हिंदी भाषा का अध्ययन कराया जाता है वहाँ पे हिंदी भाषा का अध्ययन कराया जाता है। अब चेन्नई स्थित 102 वर्ष प्राचीन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कब 102 वर्ष, आज के 102 वर्ष पूर्व जो वहाँ पे गठन हुआ था, हिंदी भाषा के संरक्षण के लिए आज भी लगातार कार्य कर रहा है। प्रचार सभा के माध्यम से शताब्दी वर्ष में दक्षिण भारत में सक्रिय हिंदी प्रचारकों का अगर हम देखें तो 73%, लगभग 73% हिस्सा सिर्फ तमिलनाडु से संबंधित है, क्योंकि सबसे अधिक विरोध वहाँ होता था। तो वहीं पर लोग लगे हैं कि इसका जो विरोध हो रहा है वहाँ पे, उस विरोध को ख़त्म किया जाए। तो वहाँ पे इसका विरोध काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 29 है, इसमें ये बातें तो हो गई कि इसकी चुनौतियाँ क्या हैं। चुनौतियों पे हम लोगों ने बात किया, कैसे कैसे इसका विरोध हुआ और कैसे कैसे इसको लागू करने या कौन कौन से लोग इस विरोध को ख़त्म करने में या इस विरोध को कम करने में लगे हुए। अब भाषा संबंधित कुछ प्रावधान भी हैं, प्रावधान है। तो जिसमें अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 में हमारे संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए, है ना। और जिसमें नागरिकों को किसी भी वर्ग जिसकी स्वयं विशिष्ट भाषा लिपि या संस्कृत है को उसका संरक्षण करने का अधिकार है ना। ये बातें हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 में कही गई हैं। अनुच्छेद 343 में बातें कही गई कि भारत संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है यह अनुच्छेद, और इस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में ही लिखी जानी चाहिए और अंकों के संदर्भ में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का अनुसरण किया जाना चाहिए। यह भी जिम्मेदार है इसके लिए, है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो भाषा शिक्षा नीति का जो तमिलनाडु मॉडल है या तमिलनाडु में हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ, इसको हम देखें तो ये बातें निकल कर के आती हैं कैसे इसको
विरोध किया गया और कैसे इसको रोका गया। तो इस तरीके से जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 350 है, 350 है, 350 भी है, 343 है, 344 है और 347 है, इन सब अनुच्छेदों में भाषा के बारे में बातें कही गई हैं, जिसको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो त्रिभाषा सूत्र राज्यों के बीच भाषाई अंतर को, जो भाषाई अंतर है राज्यों के बीच, उसको समाप्त कर राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करने का विचार रखता है कि अंतर खत्म हो और राष्ट्रीय एकता में और वृद्धि हो। जो भाषा को लेकर के लोगों में मनमुटाव है, जो द्वेष की भावना है, वो खत्म होनी चाहिए और यह भारत की जातीय विविधता को एकीकृत करके एक सूत्र में बांध करके एकमात्र विकल्प है, इनको एक सूत्र में बांधने का एक जो मात्र विकल्प है, साधन है, वह है। तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपनी भाषा नीति के साथ न केवल शिक्षा मानक स्तरों को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि त्रिभाषा सूत्र को अपनाए बिना राष्ट्रीय अखंडता को भी बढ़ावा दिया है। इसलिए अगर हम देखें तो त्रिभाषा सूत्र पर काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और उस पर निष्कर्ष भी निकाला गया। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो हमने किया और एक प्रश्न के रूप में हमने जो आपके सामने रखा और उसका उत्तर भी हमने बताया कि कैसे कैसे उसका उत्तर लिखा जाए। मातृभाषा क्या है, मातृभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको लागू करने में, इसका क्रियान्वयन करने में क्या क्या चुनौतियां हैं, उन सब के बारे में हमने आज अपने इस वीडियो में बताया बातें। आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न आ सकता है, संभावित भी है, ये प्रश्न आता है तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इस पर हमने आपको बातें बताई। तो ये चीज़ें आपको आपके लिए लाभदायी हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, क्वेश्चन आते हैं, आए भी हैं, तो आप इसमें इसका उत्तर ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सब ने यहाँ तक जुड़ा, इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। सभी को सुप्रभात, नमस्कार। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी पाठ्य सामग्री वीडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से प्रदान की जा रही होगी या प्रदान की जा रही है, उससे अपने ज्ञान में, अपने अनुभव में कुछ वृद्धि कर रहे होंगे। इसी आशा में, विश्वास के साथ आज पुनः एक नया वीडियो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो एक प्रश्न के रूप में आप सबका यह समस्या होती थी कि प्रश्न कैसे आते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखा जाए। तो आज हम एक प्रश्न रखेंगे आपके सामने और उसका उत्तर कैसे लिखना है, क्या क्या उसमें बातें बतानी है, क्या क्या बातें उसमें समाहित करनी है, उस पर आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए, समय को न गंवाते हुए हम लोग सीधे चलते हैं। तो एक प्रश्न रखते हैं आपके सामने। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात की थी, तो आज हम उसी के संदर्भ में एक प्रश्न निर्मित किए हैं और उस प्रश्न आपके सामने रखते हैं और ये हम बताएंगे कि उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं, थ्री लैंग्वेज फार्मूला या त्रिभाषा सूत्र से क्या समझते हैं, उसकी मीनिंग क्या है या वो है क्या वास्तव में, इसका आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, और इसी में ये भी जोड़ा गया कि इसकी आवश्यकता, क्यों आवश्यकता पड़ी त्रिभाषा सूत्र बनाने की, यह त्रिभाषा सूत्र
शब्द की शिक्षा में क्या आवश्यकता पड़ी। और फिर इस आवश्यकता को बताते हुए यह भी उल्लेख करना है कि इसके क्रियान्वयन में या त्रिभाषा सूत्र को धरातल पर लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं या थीं, उनका विश्लेषण करना है। ठीक, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। फिर एक बार हम रखते हैं, त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं। इसकी आवश्यकता का उल्लेख करते हुए इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न है आपके सामने। अब इसका उत्तर कैसे लिखना है। सबसे पहले तो ये बताना है कि त्रिभाषा सूत्र आखिर है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आएंगी उसको बताना है। फिर त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी उसका उल्लेख करना है, उसको बताना है कि क्यों त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी। और तीसरी बात है कि इसको लागू करने में, इसको धरातल पर उतारने में, विभिन्न क्षेत्रों में इसको स्कूलों में रखने में क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं, या क्या क्या चुनौतियां पिछले जो बातें आयोग में बताई गई, सुझाव दिए गए, उसमें कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों का क्या करना है, विश्लेषण करना, उनको बताना है। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसमें बात क्या थी, त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं। त्रिभाषा सूत्र क्या है, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो त्रिभाषा यानी तीन भाषा। तीन भाषाएं कौन कौन सी हैं जिसको कि शिक्षा जगत में रखने की बात की जा रही है, तो उस के बारे में हमें बताना है। तो ये तीन भाषाएं कौन कौन सी हैं। भाषा क्या है आप सभी जानते हैं। भाषा वह है जो हम अपने भाव एवं विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भाव एवं विचारों को हम समझ करके और उसको ग्रहण करते हैं। तो ये तो हो गई त्रिभाषा। त्रिभाषा किसे कहते हैं। अब बात आती है कि शिक्षा जगत में इसका क्या मतलब है ना, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने इस पे करते हैं कि चीज़ पे हम लोग समझते चलते हैं और कैसे त्रिभाषा सूत्र लागू करना है, इन सारी बातों पर भी हम लोग बात करते हैं। तो चलते हैं हम लोग, पहले देखें त्रिभाषा सूत्र आखिर है क्या। तो त्रिभाषा सूत्र का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो बड़ा आसान है। तीन भाषाएं, वही तीन भाषाएं जिसके माध्यम से हम जिसको सीख करके अपने भाव विचार को दूसरे तक पहुंचाएंगे और दूसरे के भाव एवं विचारों को ग्रहण करेंगे। तो ये त्रिभाषा सूत्र है। अब त्रिभाषा सूत्र की जो बात है, यह क्यों इसको रखा गया, क्यों इसको स्कूलों में लागू करने की बात चली, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो त्रिभाषा, फिर से एक बार समझ लीजिए, त्रिभाषा का आखिर क्या अर्थ है। वह तीन भाषाएं जिसके माध्यम से अपने भाव एवं विचार को व्यक्त करेंगे और दूसरे के भाव एवं विचार को ग्रहण करेंगे। उन तीन भाषाओं को सीखना ही त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आता है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अब हम लोग देखते हैं कि तीन भाषाएं आएंगी कौन कौन सी। तो अब ये त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो तीन भाषाएं आएंगी उसमें सबसे पहले तो बात की गई कि संघ की एक मातृभाषा होगी। पहली भाषा में क्या कहा गया कि मातृभाषा। मातृभाषा मतलब समझते हैं वह भाषा जो हमारी माता पिता बोलते हैं और उसको हम अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वह उस व्यक्ति की मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा कोई क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं ना। तो जो मातृभाषा किसी स्थान विशेष की होगी वो एक क्षेत्र विशेष की भी भाषा होगी, यानी उस क्षेत्र के आसपास निवास करने वाले जितने भी लोग हैं वह सब उस भाषा से बारे में या भाषा के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो उसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होगी, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। ये तो ये स्कूलों में रखना है। दूसरा क्या है, अब दूसरी भाषा एक है कि संघ की भाषा।
एक तो क्षेत्र की भाषा हो गई, एक संघ की भाषा। संघ की भाषा क्या है कि वह भाषा जो हमारे सरकारी काम काजों में प्रयोग की जाती है, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है, सरकारी नियम में प्रयोग की जाती है, शासन में प्रयोग की जाती है, संविधान में प्रयोग की जाती है, वह उस राष्ट्र की, उस देश की, उस राज्य की क्या कहलाती है? संघ की भाषा कहलाती है। तो दूसरी संघ की भाषाएं हमें जानना है, संघ की भाषा के बारे में अध्ययन करना है। और तीसरी जो भाषा होगी, एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा। अब यह विभिन्न क्षेत्रों में इसका जो अर्थ है वो बदल जाएगा, इसका जो अर्थ है वो बदल जाएगा। जैसे कि कहीं पे क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा एक ही है ना। कुछ स्थान विशेष ऐसे हैं जहाँ पे मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग भाषाएं, तो इसको भी हमें देखना है। जैसे हम अपने झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मातृभाषा क्या है, क्षेत्रीय भाषा क्या है? हिंदी, ठीक। और भारत की संघ की भाषा क्या है? वह भी हिंदी है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग भाषाएं नहीं पढ़ना, एक ही भाषा पढ़ना है। संघ चाहे मातृभाषा और संघ की भाषा चूंकि एक है, तो एक भाषा तो हिंदी हो गई। दूसरी भाषा क्या हो जाएगी? एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा। और तीसरी भाषा क्या हो गई? अंग्रेजी। तो इस तरीके से तीन भाषा हो गई। अगर इसको हम दक्षिण के प्रांतों में देखें, दक्षिण के प्रांतों में वहाँ पे मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और संघ की भाषा अलग अलग है। तो मान लीजिए हम कोई उदाहरण ले लें, तमिलनाडु की ले लें, तो तमिलनाडु में वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है या उन लोगों की जो मातृभाषा है वो क्या है? तमिल है। तो एक तो तमिल पढ़ेंगे, तमिल भाषा हो जाएगी। दूसरा संघ की भाषा, संघ की भाषा क्या है? हिंदी है, एक भाषा वो हो गई। और एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, जिसमें प्राय अन्य आधुनिक भारतीय भाषा में लोग अंग्रेजी समझते हैं, तो वो उनकी अंग्रेजी हो गई। इसलिए हर अलग अलग, यहाँ कहने बताने के तात्पर्य यह है कि त्रिभाषा सूत्र पूरे देश में एक समान नहीं होगा। क्यों नहीं समान होगा? क्योंकि हर क्षेत्र की जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वो अलग अलग है। तो उसी हिसाब से वहाँ पे उसका अर्थ बदल जाएगा, और वहाँ पे वो भाषाएं भी, भाषाओं में भी कुछ न कुछ भिन्नताएं देखी जाएंगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो त्रिभाषा सूत्र की जो बात थी, स्कूलों में कहाँ लागू करने के लिए इसको कहा गया? जाहिर सी बात है कि प्राथमिक स्तर पे तो तीन भाषाएं होंगी नहीं, उच्च स्तर पे भी कोई तीन भाषा लेके नहीं पढ़ता। कोई एक भाषा से विशेष से ही वो परास्नातक करता है, तो मास्टर डिग्री लेता है। तो ये बातें कहाँ पे आई? ये बातें रखने को कहाँ पे आई? बीच का स्तर जो है, माध्यमिक स्तर पे त्रिभाषा सूत्र लागू करने की जो बातें आई वो आई। तो अब हम लोग माध्यमिक स्तर पे देखेंगे कैसे त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए, या कैसे इस पे बातें कहाँ से शुरू हुई और आज तक जो बातें हुई इसकी क्या स्थिति है, क्या उसका पालन हो रहा है, क्या उसका भारतवर्ष के सभी प्रांतों में उसको लागू किया गया है, नहीं लागू किया, नहीं लागू हो पाया, कहाँ नहीं लागू हो पाया, तो उसके सामने क्या चुनौतियाँ थी, इस सब की भी बातें होनी यहाँ पे जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे यहाँ सबसे पहले 1968 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। फिर उसके बाद 86 में आई, फिर संशोधित शिक्षा नीति 92 में आई, और उसके बाद तब से कोई शिक्षा नीति नहीं आई। अभी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तो इन सारी नीतियों में भी इसके संबंध में बातें भाषा सूत्र के बारे में कही गई। अब देखिए, हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इसमें ये बातें प्रस्तावित की गई हैं, ये बातें बताई गई हैं कि त्रिभाषा सूत्र को
भारत के सभी प्रांतों में, है ना, चाहे वो दक्षिण के राज्य हों, चाहे उत्तर के राज्य हों, चाहे पूर्व के राज्य हों अथवा पश्चिम के राज्य हों, सभी राज्यों में इसको लागू किया जाना चाहिए। लेकिन बातें जो आई उसका विरोध भी हुआ, विशेष करके दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु जब से बात उठी त्रिभाषा सूत्र की, तब से ही वह कहीं न कहीं इसका विरोध करता रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी हमारे सामने है, तो उसमें भी ये बातें बताई गई, तो उसका भी यहाँ के लोगों ने विरोध किया कि दक्षिण भारतीय राज्यों में इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए त्रिभाषा सूत्र को। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से सरकार, उनका आरोप है कि ये त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से जो सरकार है वो राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, संस्कृतिकरण करना चाहती है, करने का प्रयास कर रही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें हमारे यहाँ लागू ना किया जाए, और हिंदी भाषा की बाध्यता जो रखी गई है उसके विरुद्ध ये कई दशक से इस पर विरोध करते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं, और ये काफ़ी शक्तिशाली भी हुआ और लागू भी नहीं करने लोगों ने यहाँ के अपने विद्यालयों में लागू भी करने नहीं दिए। तो इसलिए आज भी वहाँ पे द्विभाषा नीति लागू हुई है, वहाँ पे 2 ही भाषाएं आज भी पढ़ाई जा रही हैं स्कूलों में। 2 लैंग्वेज फार्मूला ही वहाँ पे अपनाया गया। और जैसा कि 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में जब बनी, तो वहाँ पे मसौदा पेश किया गया कि दक्षिण भारतीय राज्यों ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के प्रस्ताव को क्या कर लिया, वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पे दबाव भी बनाया, उस पर प्रेशर भी डाला। और नई शिक्षा नीति जो आई उसमें सतत विकास के लिए एक एजेंडा निर्मित हुआ कि 2030 तक राष्ट्र में एक रूपता लाई जाए, चाहे भाषा को लेकर के हो, चाहे संस्कृति को लेकर के हो, या अन्य किसी क्षेत्र में हो, उसमें एक रूपता, जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में अलगाव है, भिन्नताएं हैं, उसको एक सूत्र में बांधा जाए, जिससे राष्ट्रीयता की बातें मजबूत हों, राष्ट्रीय स्तर पे प्रबल हों, राष्ट्रीय भावना का विकास हो। तो इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल होगा। और कांग्रेस की शिक्षा को अधिक समग्र एवं लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित कॉलेज की शिक्षा को अधिक लचीला बनाया जाए, उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाए, और बनाते हुए भारत के ज्ञान आधारित जीवन कैसा हो, ज्ञान आधारित हो, आदमी हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वहाँ से कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिले, कुछ ना कुछ लर्न करने को मिले। तो ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में उसको बदल दिया जाए, वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरे। प्रत्येक छात्र में निहित जो क्षमताएं हैं अद्वितीय, हर छात्र अपने अपने स्तर से अद्वितीय है, तो उस क्षमताओं को भी सामने लाना है, उस क्षमताओं का भी प्रकटीकरण करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए, बहुभाषावाद क्या है कि बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, और बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होगा तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भाषा के साथ, और भाषाएं लुप्त होने से भी बच जाएंगी। बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो क्षेत्र विशेष में सीमित रह गई हैं, धीरे धीरे वहाँ भी उनका जो क्षेत्र है वो सिकुड़ रहा है। तो बहुत सारी भाषाएं आने वाले समय में लुप्त हो सकती हैं। तो इसको बचाने के लिए, इसको आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र पर बल देने का निर्णय लिया गया। और इस नीति ने संपूर्ण भारत में त्रिभाषा सूत्र की उपयुक्तता पर,
उसके क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, इस पर बहस को एक तरीके से फिर प्रारंभ कर दिया। जब जब भी कोई आयोग आया, जब जब भी कोई सुझाव आया, जब भी कोई समितियां बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में या नीतियां बनी, तब तब इसका विरोध शुरू हुआ। क्यों विरोध शुरू हुआ? क्योंकि उसमें बातें ये फिर से उठाई गई, क्योंकि पिछले आयोगों में समितियों में बातें उठाई गई थी तो उसको लागू नहीं किया गया। विरोध के कारण वो बातें आगे नहीं बढ़ पाई। तो आगे आने वाले समय में जो भी नीति बनेगी या बनी है उसमें पुनः इन बातों को उठाई जाएगी, और जो बातें उठेंगी तो फिर उसका विरोध होगा। तो इस तरीके से एक विरोध इस पर फिर शुरू हो गया कि इसको विशेष करके दक्षिण राज्य हैं, तमिलनाडु का नाम लें तो वो ज़्यादा इसका प्रबल विरोधी है। तो इस तरीके से स्कूलों में लागू करने में समस्याएं भी आ रही हैं। हर क्षेत्र हर राज्य इसको नहीं भी मान रहे हैं। तो त्रिभाषा सूत्र की क्या पृष्ठभूमि है, इसको हम लोग देख लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र की 3 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा संबंधित। इसका संबंध किससे है? हिंदी, यानी हिंदी क्या है? संघ की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। फिर उसके साथ साथ अंग्रेजी है, ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और उसके बाद उस राज्य की संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से इसका संबंध है। संपूर्ण देश में हिंदी भाषा में शिक्षण एक लंबे समय से चला रहा है और व्यवस्था का एक हिस्सा भी है। हमारे यहाँ कोई भी कंपटीशन का पेपर है, कुछ भी हो रहा है तो उसमें ज़रूर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भाषा संबंधित होते हैं। उसमें भी क्षेत्र के आधार पर कुछ विकल्प होते हैं कि इन 2 भाषाओं की इतने इतने प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आप इनमें से किसी एक भाषा का चयन करके उसके प्रश्नों का उत्तर दें। तो इस तरीके से ये अनिवार्य भी है और ज़रूरी भी है। लेकिन इसे सर्वप्रथम अगर हम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1962 में पहली शिक्षा नीति आई स्वतंत्रता के पश्चात, तो एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया गया था, बताया गया था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है शिक्षा क्षेत्र में। तो त्रिभाषा सूत्र का कोई एक नया विषय नहीं है, ये बहुत पुराना विषय है। हम अगर ऐसा कुछ कहें कि ये स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ तो ऐसी बात नहीं, उसके पहले भी बातें इसमें आई थी। हाँ, थोड़ा उसका उस समय रूप दूसरा था, आज उसका रूप अलग है। तो त्रिभाषा सूत्र कोई एक नया विषय नहीं है, कोई एक नवीन विषय नहीं है। ये बहुत पहले से इस पर चर्चा हुई है और आज भी हो रही है। तो इसकी चर्चा स्वतंत्रता के पश्चात अगर हम देखें तो विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधित जो सुझाव गठित किए गए, उन सुझावों में राधा कृष्णन आयोग, शायद आप लोग नाम सुने होंगे। राधा कृष्णन आयोग 1939 में बना, जो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रारंभ की, एक रिपोर्ट दी जिसमें 3 भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था का परामर्श दिया, सुझाव दिया कि माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। अब आयोग का कहना था कि माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा हो, उसी को क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं या मातृभाषा कह सकते हैं, हिंदी भाषा हो और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाए। जहाँ पे क्षेत्रीय भाषा और हिंदी एक ही है तो वहाँ पे उनके लिए एक ही भाषा हो जाएगी, और एक अंग्रेजी हो जाएगी, एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा हो जाएगी। तो इसके बाद वर्ष 1952 में माध्यमिक, विशेष करके माध्यमिक शिक्षा के लिए, इसका कि नाम ही पड़ा माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन 1952 में किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। उन्हीं के नाम पे इसको एक अन्य नाम अर्थात मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इस आयोग का गठन किया गया और इसके नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा
आयोग का गठन जब किया गया तो उसने प्रादेशिक भाषा के साथ साथ हिंदी के अध्ययन का द्विभाषा सूत्र दिए, यानी कि जो उनकी क्षेत्र की भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी का अध्ययन किया जाए। तो उन्होंने इस पे द्विभाषा सूत्र का सुझाव दिया और अंग्रेजी व अन्य किसी अन्य जो भाषा है उसको एक विकल्प में बनाने का प्रस्ताव रखा कि उसको एक विकल्प में रखा जाए कि बच्चे अगर इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए, एक क्षेत्रीय भाषा और दूसरा हिंदी। इसके अलावा अगर वो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है उसको अंग्रेजी को एक विकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952 में दिया। अब जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस बात को बताया